नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान जियोग्राफी को एक नए तरीके से, एक नए अंदाज के साथ और नए जिलों के साथ पढ़ना प्रारंभ कर रहे थे। हमने अपनी इस यात्रा में देखा राजस्थान का स्थिति और विस्तार देखा, उसके बाद राजस्थान का नामकरण देखा, राजस्थान का एकीकरण देखा। अब हम देख रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने कई भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की। हमने राजस्थान को कुल 4 भागों में बांट करके पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने देखा था राजस्थान का भूगोल, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की इस यात्रा में हमने अब तक कुछ टॉपिकों को पढ़ा, जिनमें से हमने राजस्थान का एकीकरण भी देख लिया, नामकरण भी देख लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऐतिहासिक और भौगोलिक जो नाम थे वो भी देख लिए। हमने नए जिलों का पुनर्गठन देख लिया, नए संभाग देख लिए। अब हम देख रहे थे राजस्थान का वर्गीकरण। तो राजस्थान का क्या देख रहे थे? भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन देखना हम प्रारंभ कर चुके थे। इस भौगोलिक विभाजन में हमने राजस्थान को कुल 4 प्रदेशों में बांट के पढ़ा। हमने कितने भागों में बांटा राजस्थान को? तो 4 भागों में बांटा। कौन कौन से बांटा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में हमने देखा एक अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में हम राजस्थान को और बांट सकते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में। पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में हम इस राजस्थान को बांट सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं दक्षिण पूर्व का पठार प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। इस प्रकार हम राजस्थान को कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। इसको हमने बांट के देखा। हमने इसमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अच्छी तरह से देख लिया। हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में। तो इस प्रकार हम राजस्थान के इस पश्चिमी मरुस्थलीय को 2 भागों में बांट सकते हैं। हमने इसका उपविभाजन भी किया। शुष्क प्रदेश को हमने आगे 2 भागों में बांट करके पढ़ा, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस प्रकार से हमने शुष्क प्रदेश का भी उपविभाजन किया था। हमने देखा अर्ध शुष्क प्रदेश को भी हमने कई भागों में बांटा था, जिसमें हमने देखा एक तो घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश के बाद में हमने देखा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद में हमने देखा लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को आगे बांटा। अब हम देख रहे थे अरावली प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम देख रहे थे अरावली प्रदेश को, जिसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन सा? उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो इस प्रकार से हम अरावली प्रदेश का विभाजन करते हुए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने अरावली का विस्तार देख लिया, विस्तार के जिले देख लिए, इसके कुछ और भौगोलिक जो विशेषताएं थी उसके बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसको कितने भागों में और बांट सकते हैं, इन अलग अलग भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो था एक फ्लो चार्ट जो हमने देखा। इन दोनों प्रदेशों के बारे में हम आगे देखेंगे। हम देख रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, तो आज हमारा टॉपिक किसके साथ रहेगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश के विभाजन के साथ रहेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का विभाजन, कि हम इसको अध्ययन की दृष्टि से और कितने भागों में बांट सकते हैं, ताकि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ पाए, हम इसे अच्छी तरह से अच्छी समझ के साथ पढ़ पाएं, ताकि कल को यदि हम आरएएस के मेन एग्जाम में देने बैठे तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें हमारे पास इतना इनफ मैटर हो, अच्छी तरह से हमें हमारा समझा हुआ होगा, तो आरएएस के मेन में भी लिखने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो
स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट टू, चाहे पीटीआई का एग्जाम हो, चाहे लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर राजस्थान भूगोल सिलेबस मेंशन है, वो हम सारा क्लियर करते हुए चलेंगे, सबको कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें राजस्थान का भूगोल नामक ये जो सिलेबस में टॉपिक दिया होगा, ये सेक्शन दिया होगा, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा हम इसको अच्छी तरह से अच्छी समझ के साथ पढ़ रहे होंगे और नए जिलों के साथ पढ़ रहे हैं, नए जिलों के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छी तरह से आप इसको तैयारी करना, नोट्स बनाना, साथ साथ में मैप भी ड्रॉ करते हुए चलना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी तरह से समझ, कोई भी कंफ्यूजन यदि आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपके हर कमेंट को एक बार रीड आउट करूंगा। उसमें मुझे लगेगा कि ये आपको बताना है, वो आपको अलग सेशन में उसमें आपका जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। आपका जो डाउट सोल्व करेंगे, हम एक ऐसे अलग सेशन लगाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के इस भूगोल में अरावली पर्वतीय प्रदेश का उपविभाजन। हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने इसका उपविभाजन पिछली क्लास में देखा। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा PCS पे जा करके आप ये सारी वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूना में ये सारे ये क्लासें हैं, उसके अंदर अपलोड आपको मिलेंगे। हम देख रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विभाजन हमने किया वो कुछ इस प्रकार से किया। 3 भागों में इसको बांटा। एक तो था उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, मध्य अरावली। उसके बाद में हमने देखा दक्षिण अरावली के बारे में, दक्षिण अरावली। तो इस प्रकार से हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। हमने देखा जो उत्तरी अरावली प्रदेश है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो झुंझुनू से, झुंझुनू में एक जगह है उसका नाम है ढोंसी की पहाड़ी, जो कहाँ पे है? खेतड़ी, खेतड़ी में है। तो खेतड़ी से लेकर के इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है? सांबर झील तक, सांबर झील तक इसका क्या है? विस्तार है, सांबर झील तक इसका विस्तार है। उसके बाद में हम देखेंगे मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य अरावली का विस्तार हो जाएगा इसी सांबर झील से, सांबर झील से लेकर के एक जगह है, जगह का नाम है देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पे है? तो राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में है। तो देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली का विस्तार है। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अरावली को। तो दक्षिण अरावली का जो विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड, आबू रोड कहाँ पे है? तो सिरोही में, आबू रोड सिरोही तक दक्षिण अरावली का विस्तार हो जाएगा। हमने इस प्रकार से इन तीनों भागों को अलग अलग देख लिया, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो शुरू करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। अब हम अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग भागों को अलग अलग देखेंगे, इसमें क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से जिलों में ये विस्तारित है, सारा हम इसमें देख लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। अपने ग्रुपों के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के, चाहे किसी भी सोशल मीडिया के तहत आप उनको ये वीडियो पहुंचा देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम देखेंगे उत्तरी अरावली के बारे में। तो हम अब उत्तरी अरावली को प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे जो भी सेक्शन है, सारी पहाड़ियां हैं, हम अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें क्या क्या डिटेल है सब अच्छी तरह से देखेंगे। तो आप भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आशा करता हूँ तैयार होंगे। यदि तैयार हो तो एक बार थम्स अप का कमेंट जरूर कर देना, थम्स अप कर देना कमेंट में, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने वाले हो। इसी प्रकार से आप सबकी टिकटें भी तो लेनी है। जैसे चलेगा चलांगे नाड़ तेरे नहीं टिकटा कई ले नहीं, दो से तो क्या बनेगा, कई लेनी पड़ेगी। शुरू करते हैं उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। हमने देखा जो उत्तरी अरावली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। तो खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में। यदि पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सी होगी? ढोंसी की पहाड़ी, ढोंसी की
पहाड़ी कहाँ पे है? खेतड़ी झुंझुनू में है। यहाँ से इसका विस्तार है सांबर झील तक। सांबर झील तक। सांबर झील कहाँ पे है? तो प्रशासनिक दृष्टि से ये कहाँ पे है? जयपुर में है। तो कौन से जिले में मानी जाएगी? जयपुर जिले में मानी जाएगी। वर्तमान में यदि पूछेंगे तो जयपुर ग्रामीण में आएगी। कहाँ पे आएगी? जयपुर ग्रामीण में। कौन प्रशासनिक दृष्टि से पहले कहाँ पे थी? जयपुर जिले में। भौगोलिक दृष्टि से ये जयपुर, अजमेर और नागौर इन तीनों जिलों में स्थित है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से कहाँ पे है? तो जयपुर में है। हमें ये भी देख लेना है। वर्तमान में कौन से जिले में है? तो जयपुर ग्रामीण जिले में। कौन सी झील है? सांबर झील स्थित है। तो खेतड़ी से लेकर सांबर झील तक किसका विस्तार है? तो उत्तरी अरावली का विस्तार है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कौन कौन से विस्तार के जिले हैं। तो विस्तार के जिलों में देखो, नाम इसका हो जाएगा विस्तार के जिले। जो हम बिल्कुल सही से जो देखेंगे, एनसीईआरटी में जो मेंशन है, 3 जिले मेंशन है। कौन कौन से? जयपुर, अलवर और दौसा। ये 3 जिले हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है उत्तरी अरावली के लिए। उत्तरी अरावली के लिए एनसीईआरटी में ये 3 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, ये मेंशन है, जयपुर, अलवर और दौसा। उसके बाद में यदि हम नए जिलों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से नए जिले इसमें शामिल हो गए, तो परिवर्तन जो हुआ है कौन कौन सा हुआ होगा? जयपुर से अलग जिला बना है, कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिला। एक जिला जो अलवर से, जयपुर से अलग बना है, कौन सा? जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण। एक जिला जो जयपुर से अलग हुआ है, जिले का नाम क्या है? दुद्दू जिला। एक जिला अलवर से अलग हुआ है, नाम है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। तो ये जिला भी किस में शामिल हो जाएगा? उत्तरी अरावली में। एक जिला जो सीकर से अलग होकर के नया बना है, नाम है नीम का थाना। नीम का थाना। तो सीकर जिला भी इसमें शामिल हो जाएगा। देखो, ये जो नाम आपको बताए हैं, ये जो 3 जिलों के नाम बताए हैं, ये तीनों जिले कैसे हैं? जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसके मुख्य जिले माने जाते हैं। योजना के आधार पर जिलों में देखेंगे तो इसके अंदर जिले शामिल और भी होंगे। कौन कौन से हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, क्योंकि झुंझुनू में भी पहाड़ियां हैं। अपने देखा खेतड़ी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां भी कहाँ पे? झुंझुनू में है। हम देखेंगे रघुनाथगढ़ पहाड़ी, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 किलोमीटर, 1055 मीटर, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1055 मीटर, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो चोटी है, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। तो हम देखेंगे अरावली का विस्तार सीकर में भी है, इसलिए इन तीनों जिलों के अलावा भी हमें ये पता होना चाहिए कि अरावली की पहाड़ियां और कहाँ कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से हम इनको देखते हुए चलेंगे। तो नीम का थाना जिला याद रख लेना, खेतल तिजारा याद रख लेना, दुद्दू जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, अलवर और दौसा, ये तो एनसीईआरटी के तहत नए जिले और ये पुराने जिले हो जाएंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही जिले मेंशन है जो पुराने जिले हैं। एनसीईआरटी में अभी तक नए जिलों के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, क्योंकि इन नए जिलों के बारे में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन कौन से जिले अभी कटेंगे, कौन से रहेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको तो पुराने 33 जिले का अच्छी तरह याद होना चाहिए, वो ही सफिशियंट है। आपको इतना पता होना चाहिए ये नए जिले, इनका जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ, कि कौन सी समिति के तहत हुआ, कब इनके स्थापना हुई, कब इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, ये एक बार आपको याद रखना है। 50 जिले हैं, नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। कल को हो सकता है इनमें से 50 के 50 रख लिए जाए, जो 19 जो नए जिले बने उनको सभी को रख लिया जाए। हो सकता है उनमें से कुछ जिले कम कर दिया जाए। तो अभी राजस्व विभाग का मैप नहीं आया। जब तक राजस्व विभाग का मैप नहीं आता, तब तक के लिए हमें नए जिलों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब राजस्व विभाग का मैप आ जाएगा, उसके बाद ये सारे जिले आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, सभी जिलों के बारे में डिटेल से चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारी जो शुरू से क्लास अब तक आ रही है, वो नए और पुराने जिले दोनों को एक साथ मिक्सर करते हुए चल रही है। हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस प्रकार हमने देखा जो नए जिले कौन कौन से हैं, पुराने जिले कौन कौन से थे, योजना के आधार पर और जिले कौन कौन से आएंगे, वो भी हम इसमें देख लेंगे। अब देखते हैं इसके अलग अलग जो इसका विस्तार है, वो तो हमने देख लिया। अब देख लेते हुए इसमें पहाड़ियां कौन कौन सी है, मुख्य मुख्य जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है, उनको देख लेंगे। फिर धीरे धीरे इसके बारे में आगे डिटेल करते हुए चलेंगे।
तो मुख्य पहाड़ियों के बारे में हम इसमें देख लेते हैं। उत्तरी अरावली की मुख्य पहाड़ी, तो सब हेडिंग डाल लो। उत्तरी अरावली की मुख्य पहाड़ी, मुख्य पहाड़ी, चोटियां नहीं है, पहाड़ियों की बात चल रही है। चोटियां तो पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी, वो उसको चोटी कहते हैं, उसको शिखर कहते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ियों की बात करें, माउंटेन की बात करें, पहाड़ों की बात करें। तो देखिए कौन कौन से पहाड़ इसमें आते हैं। इसके अंदर एक आता है उदयपुर वाटी की पहाड़ियां, उदयपुर वाटी की पहाड़ियां। तो देखो ये जो उदयपुर वाटी है, आप ऐसे मत कह देना सर आप उत्तरी अरावली के बारे में बात कर रहे थे, आप तो उदयपुर में पहुंच गए, दक्षिण में पहुंच गए। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है ये उदयपुर वाटी है जो कहाँ कौन से जिले में स्थित है? वो झुंझुनू में स्थित है। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, उदयपुर वाटी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। ऐसे बहुत से जिले हैं कंफ्यूजन वाले, जैसे आपने नाम सुना होगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। एक आपने नाम सुना होगा श्री माधोपुर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं लेना, सभी अलग अलग है। ये श्री माधोपुर है जो कहाँ पे है? सीकर में है। और ये सवाई माधोपुर तो एक अलग जिला है। तो इनके बारे में आपको डिटेल से देखना पड़ेगा, इनके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। सवाई माधोपुर अलग है, श्री माधोपुर अलग है। इधर भी देखो उदयपुर वाटी अलग है, उदयपुर जिला अलग है। तो उदयपुर वाटी की पहाड़ियां। इसके बाद हम देखेंगे शेखावाटी की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां। आप कहोगे सर उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में और शेखावाटी की पहाड़ियों में क्या अंतर है? देखो दोनों अलग अलग जगह है, थोड़ी थोड़ी इनमें क्या डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माल खेत की पहाड़ी, माल खेत की पहाड़ी। देखो इनके स्थानीय नाम है, कुछ जगहों को इनको स्थानीय जगहों पर इनके नाम लिए जाते हैं। माल खेत की पहाड़ी भी सीकर में है, ये भी देख लेना। उसके बाद तोरावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां भी कहाँ पे है? उसी शेखावाटी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर इनका स्थानीय नाम अलग है। तोरावाटी की पहाड़ियां कोई मालखेत की पहाड़ियां कहता है, कोई शेखावाटी की पहाड़ियां कहता है, कोई उदयपुर की वाटी की पहाड़ियां कहता है। अलग अलग पहाड़ियां हैं, इस पर इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अलवर की पहाड़ियां अलग होंगी, तो अलवर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। उसके बाद हम देखेंगे जयपुर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, जिनमें हम एक पहाड़ी देखेंगे इग्गल की पहाड़ी, इग्गल की पहाड़ी, जिस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग स्थित है, जयगढ़ दुर्ग स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में खजाना छुपा हुआ है, जयगढ़ दुर्ग में खजाना छुपा हुआ है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने भी इसमें क्या किया? खजाना ढूंढने के लिए इस दुर्ग में खुदाई का कार्य किया था। जयगढ़ दुर्ग देख लिया कौन सी पहाड़ी पे है? इग्गल की पहाड़ी पे है। जयपुर की पहाड़ियां हम देखेंगे काला खोह की पहाड़ी, काला खोह की पहाड़ियां। जयपुर दौसा यदि आप गए हो, जयपुर से दौसा गए हो, तो आपने देखा होगा काल बीच में पहाड़ियां आती हैं। वो पहाड़ियां कौन सी है? काला खो की पहाड़ियां है, जिसमें एक सुरंग भी बनी हुई है। हम एक पहाड़ी के बिल्कुल अंदर से जाकर जाते हैं, सुरंग के माध्यम से जाते हैं। राजस्थान की प्रदूषण रहित सुरंग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं काला खो की पहाड़ियों में सुरंग स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? प्रदूषण रहित सुरंग है। राजस्थान की प्रदूषण रहित सुरंग का उसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे काला खो की पहाड़ियों में मीणा जनजाति रहती है। मीणा जनजातियों का क्या है? निवास है। मीणा जनजाति का निवास स्थल है कौन सी पहाड़ियों में? तो काला खो की पहाड़ियों में। इस प्रकार से हम इन पहाड़ियों को देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन पहाड़ियों को देखा। अब देख लेते हैं कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें हम देखेंगे ये जो उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो एक साथ निरंतर नहीं है, एक साथ निरंतर नहीं है, खंडित पहाड़ियां हैं। कुछ पहाड़ियां थोड़ी दूर में है, कुछ उसके बाद इस प्रकार से जैसे कुछ पहाड़ियां इस प्रकार गई, कुछ और उसके बाद में थोड़ी सी बीच में गैप है, फिर कुछ पहाड़ियां और गैप में है। तो इस प्रकार से खंडित सी पहाड़ियां हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक से एक पूरे सीरीज के अंदर पहाड़ियां चल रही है, ऐसे नहीं है। कुछ खंडित सी पहाड़ियां हैं, कहीं है कहीं नहीं है। आपको ऐसे नहीं एक साथ नहीं पहाड़ियां दिखेंगी, थोड़ी सी गैप में दिखेंगी पहाड़ियां।
तो इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। तो ये जो हमने देखी कहाँ पे, देखो उत्तरी अरावली के अंदर ये पहाड़ियां हैं, उदयपुर वाटी की पहाड़ियां, खेत शेखावाटी की पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, काला खोह की पहाड़ियां। अब देखो इसके अंदर एक पहाड़ियां और आती है जो है हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हर्षनाथ की पहाड़ी। एक पहाड़ी और है, वो भी हम देख लेते हैं। कौन सी पहाड़ी आएगी? और हर्ष की पहाड़ी, जहाँ पे मंदिर भी स्थित है। आपने देखा होगा दो मंदिर स्थित है, दो ही नहीं तीन मंदिर स्थित है। कितने मंदिर स्थित है? तीन मंदिर स्थित है। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो देखो इसमें इसी पहाड़ी पर हर्षनाथ भेरू का मंदिर स्थित है। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद एक और मंदिर है, कायल मंदिर या काजल मंदिर। काजल मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तीनों ही मंदिर बताए जाते हैं एक ही परिवार के लोगों के है, एक ही परिवार के मंदिर है। कहाँ पे है ये मंदिर? तो ये रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में है। जीण माता के बारे में आपने कल्चर में पढ़ा होगा। हमारे संजय सर आपको राजस्थान कल्चर करा रहे हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करा रहे हैं, जिसमें आपने जीण माता के बारे में देखा होगा। छोटी सी कहानी है, सुन लो, कहीं याद आ, कहीं एग्जाम में काम भी देगी। अपने बच्चों को सुनाओगे, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को सुनाओगे, अच्छा लगेगा। तो कहानी सुन लो, क्या है जीण माता की कहानी। देखो ये जो कहानी है जीण माता और हर्षनाथ भेरू की कहानी है। ये दोनों क्या थे? भाई बहन थे। हर्षनाथ भेरू और जीण माता की पहाड़ी है। हुआ क्या, एक बार की बात है, एक बार की बात है, हर्षनाथ भेरू और बिंगी बहन के नाम हो जीण माता। तो जीण माता और हर्ष भेरू दोनों बहन भाइया, दोनों एक सागर रहता। बांगी के हो, बांगी माता पिता एक्सपायर हो गया। बांगा माता पिता एक्सपायर हो गया तो वे आप गया नाने रेण लाग गया। नाने रह कौन रेण लाग गया? एक तो जीण माता रेण लाग गई। जीण माता के सागा जीण माता को भाई हो कौन हो? हर्षनाथ। जीण और हर्षनाथ दोनों कठे रेण लाग गया। अब नाने रे रेण लाग गया। नाने रा में कौन हो? मामा और मामी। हाँ, मामा मामी दोनों रहता है। अब क्यों हो कि जीण माता और हर्ष धीरे धीरे बड़ा होया जन हर्षनाथ को के कर दियो, ब्याह कर दियो, शादी कर दी। तो हर्षनाथ को ब्याह हो गयो। ब्याह हो गयो तो जीण माता की क्या आ गई? बोझाई आ गई। जीण माता की बुझाई होगी आगी। तब ये सारा आप ये तीनों आपका परिवार में अलग रहने लग गया। ये तीनों अलग रहने लग गया। तो बहन भैया में बात आ गई एक दिन क्या, देखो हर्ष है वो दोनों में ज्यादा की बात ध्यान, ज्यादा की बात माने। आपसे हो ही जाए नंद बुझाई में आपसे इसी बात हो ही जाए, छोटी मोटी ये बात हो जाए क्या देखो ये बुझाई है जीण माता की बात। जीण माता ने कहा है क्या थारो भाई है वो थारू ज्यादा मेरी बात माने। तो अब जीण माता की बात कटेगी, जीण माता का ना इसी बात हो ही कौन सके। नहीं आप बात तो वही कौन सका है कि हर शाह जी को थारू ज्यादा मेरी बात माने। तो आ दोनों जिदा जिदाई हो जाए। जिदा जिदाई होता ही तो एक एक रहा आप यहाँ करा आज एक प्रैक्टिकल करके देख लिया। आप छोटो सो प्रैक्टिकल करके देख लिया। वो प्रैक्टिकल के रहे हाँ क्यों चला आज आप शाम आज पानी लेके जब आप पाछा आवागा नहीं तो देखांगा कि वो हर से पहला किंगो मटको उठावे, किंगो मटको नीचे उतरावे सिर मुंह। तो आज पतो लाग जाएगा वो किंगी बात माने। तो होयो यहाँ की दोनों आया पानी लेके जब दोनों आया, दोनों के सिर पर के हो मटको पनिहारियां पानी लेने जाती नहीं पहला। तो ये भी पानी लेने गया। पानी लेने गया जब आपसे आंती वाकी क्यों हो हर्षनाथ बेरुंद हर्षनाथ सामा मिल गयो गिरायो जना जो मटको उतारने खातिर का। तो मटको उतारो सिर पर हो तो हर्षनाथ के करो। हर्षनाथ ने तुम बात को पता को नहीं हो कि कहानी दोनों बीच में के हो रखी है। हर्षनाथ के करो आते ही पहला आपकी पत्नी ही आपकी पत्नी को के करो मटको उतरा दियो। जीण माता की बुझाई को सिर पर मटको उतरा दियो। मटको उतारे जना जीण माता तो खटक की के करी हाँ के करी भाई मैं तो तेरू इसी को नहीं सोची को नहीं। मैं तो कहो तू पहला आगे मेरो मटको उतारा तू मेरी बात माना तू तो आपकी लुगाई को हो गयो। तू तो आपकी लुगाई हो गयो। और जब घर है बहन क्या जब बापिया की बात अलग होने लागे नहीं तो घर नंदा रहे कौन सका।
तो बिया होने लगी जना जीण माता का अब तो मेरो घर में के काम है, अब तो तू तो आपकी लुगाई हो गयो, तू मेरी तो बात ही कौन माना गो, तो मैं तो अभी घर में करूँ। तो जीण माता बठू चाल पड़ी, जीण माता घरों चाल पड़ी, जीण माता जागे जिया एक कोई पहाड़ियां बनेड़ी है, जीण माता चाल पड़ी और जीण माता जागे आ पहाड़ियां कर पहुंचने लगी। लारे लारे कुनावे हर्ष बेरू हवे, हर्षनाथ आपकी बहन ने मनान खातर आवे कि बहन तू रुक जा, इसी बात मैं तो दिमाग में ही कोनी, मैं तो इसी कदी सोची कोनी कि थे धार दो ना वापस में को जिदा जिदा ही चला, मैं तो नॉर्मली मटको उतरा दियो। अब थाली बुझाई पतली है तो फिर वजन मटका हो जाता हो, तो मैं तो पहला उतरा दियो, मैंने के पता थार दो ना में अब आ बात हो रखी है। तो यहाँ करके अब आ बात आ क्या जो तेन पतो कोनी जन तो उठाया, जो तेन पतो वार फिर तो अलग बात हुआ, तेन पतो कोनी जन तो बात ही के तो मटको पहला मेरो उतरा वार तो यहाँ यार मेरी बात माना, तू तो तेरी लुगाई की बात माना, तू तेरी लुगाई करे तो मेरे लारे क्या नहीं हवा, लेकिन हर्ष क्या नहीं मैं तेरे बिना घर की रहूंगा एक दो। तो जिया जिया आयो आ तो आगे का मैं तो देखकर घरों निकल गई, मैं तो पाछी आऊं को नहीं, मैं तो पाछी आऊं को नहीं आ। तो जीण माता उठा के पहाड़िया बीच में रहन लाग गया, पहाड़िया के बीच में रहन लाग गया। अब क्यों हर्षनाथ का देखो मैं तो थान लेन खातर आयो, अब जे मैं घर खाली हाथ जाऊं तो मेरी घर के मेरी तो घर लुगाई मेरी बात कौन सुनेगी, क्या थारी भाभी क्या मेरी बात कौन सुनाएगी, जब मैं घर के मुंह लेके जाऊंगा, मैं तो घर के गए शामू पहला पहला बहन लेके आऊंगा। अब थे मेरे सागे कौन जाओगे जब मैं फिर लेके क्यों नहीं जाऊंगा, और थान लेके ना गयो तो मैं घर एक लोग के मुंह लेके जाऊंगा, क्या थारी लोग क्या तेरी भाभी तो मन डेली का ताना मारी करेगी। तो और फिर मेरे घर जी को लाओ का मेरी बहन तो अपने पहाड़ा में बैठी और मैं घर के करूँ, तो वो लाल लारा आ गयो, लाल लारा आयो जब क्यों हो वो शाम होगी वो आगे क्या थे ना घर जाऊं तो मैं भी कौन जाऊं। तो हर्षनाथ फेरू आपके बहन के बराबर दूसरी पहाड़ी पर के करो आपको आश्रम बना लियो, अठे हर्षनाथ फेरू रहे और अटे कौन रहे जीन माता रहे। अब बात हुई यहाँ शाम होगी दोनों आया को नहीं, तो जीण माता की बुझाईगा मन में शंका होगी कि आया क्यों को नहीं के बात होगी, आपा लेन चाला केटा भाई बनाए मान्या ना आवे अगर उसका लादी ना आवे तो आपा भी चाला, तो लारे ना रहे कुनावे बुझाई आजे। तो जीण माता की बुझाई जदा देखा है कहा दोनों तापसी में तेरो गा रखे पहाड़ा का मैं तो जोगी बन गया, अब क्या मैं घरे जाके के करूंगी एकली, जीण माता की बुझाई क्या ये दोनों उठा गया तो मैं घरे आगे के करूंगी एकली, तो आ भी के करो ई पहाड़ी पर एक ऊंचो मंदिर आपको एक घर बना लियो, आपको एक निवास स्थान हट बना लियो, आश्रम बना लियो, हट आश्रम बना लियो। अब क्या हो तीना का मंदिर बन गया घट बन गया तो रेवासा सीकर गावा पहाड़ी को नाम ही पड़ गयो हर्षनाथ की पहाड़ी, इसी पहाड़ी हर्षनाथ की पहाड़ी। अब ये तीनों रहने लगे, इसका नाम क्या हुआ, ये तो है जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर। और ये किसका मंदिर है, हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर है, हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर है। उसके बाद ये जो मंदिर है इसको कहते हैं काजल शिखर, काजल शिखर इसको कहते हैं, काजल मंदिर भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर बन गया, एक मंदिर ये यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे, तो ये तीन मंदिर एक पास पास में है। कभी भी जब जीण माता के मंदिर में जाओ तो इन दोनों मंदिरों में जाना जरूरी है, इन दोनों मंदिरों में आप जाओगे तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी, तभी आपकी यात्रा को जीण माता सुनती है। ये तो है जीण माता के बारे में कहानी। एक और भी कहानी है, कहानी कुछ ऐसे है, एक बार की बात औरंगजेब भारत गया माँ सल्तनत संभालतो, उन औरंगजेब नाम तो सुने होना, नाम तो सुना होगा, कौन औरंगजेब, औरंगजेब दिल्ली सल्तनत का माँ मुगल को शासन शासक हो कौन औरंगजेब। औरंगजेब एक बार आया इधर, औरंगजेब अपनी जो साम्राज्य विस्तार की नीति है उसी के तहत यहाँ पे आ रहा था, उसने देखा यहाँ पे एक मंदिर है, इस मंदिर के आसपास के लोग डरते नहीं है इससे। औरंगजेब को पता लगा, औरंगजेब के सैनिक कहते हैं हम जैसे ही इसके आसपास जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, हम यहाँ पे जा नहीं पाते, इस जगह को हम जीत नहीं पाते। तो इसने पूछा क्या बात हो गई, इसने पूछा वहां पे एक जीण माता का मंदिर है, लोगों ने बताया कि जी बठा जीण माता को मंदिर है, बठा ना दे बठा जानता ही मारो जाओ, बठा जानता ही मारो जागो, माता बड़ी तकड़ी है, बड़ो तकड़ो परचो देवा पलट पल में ही परचो देवा का। औरंगजेब कह दे इसी बात है तो मैं जाके देखूंगा, मैं भी क्या औरंगजेब हूँ, मुस्लिम शासक हूँ, भारत को शासक हूँ, भारत की हर चीज मेरी है, तो मैं जाऊंगा देख के आऊंगा, हिंदुस्तान को राजा हूँ, आयो उठा आगे देखा
आपकी सेना लेके जिये मंदिर में गयो, तो मंदिर में जान दो, तो मंदिर में लुटन खातिर गयो, मंदिर में तोड़न खातिर गयो, कि मैं मंदिर तोड़ ही दूंगा, फिर मंदिर ही कोनी हो सी लोका में डर हो जाएगा मेरो, कि मेरू डरेगा लोग तो आपको यानी कि भाई मेरा अधीन हो जाएगा, तो मेरी अधीनता मान लेगा। तो औरंगजेब आयो बैठे आपकी सेना लेके घोड़ा पर बैठ के बढ़िया सजे धज के शुरू यहाँ भाला हाथ में तलवार हाथ में आगे का मंदिर तोड़न खातर जिये गयो। तो देखो इस मंदिर के आसपास पहाड़ियों क्षेत्र है, अड़के पहाड़ियों क्षेत्र है, पहाड़ियों में क्या है शहत माखिया रहे, इसीलिए तो जिन माता को मधुमक्खी की देवी भी कहते हैं। तो जी ये शहत माखिया दिया नेड़ने शहत माखिया ही जिया जिया औरंगजेब बैठायो, औरंगजेब आया तो शहत माखिया औरंगजेब पर क्या कर दियो, हमलो कर दियो, हमलो कर दियो, यहाँ सुझा दियो जा घी खा गया अडवा लोग कह तू नाने रे जा गए होगे, वो कह ना भाई कह कटे गयो तो जीण माता मंदिर गयो, तो देख भाई वो नाने रो समान है बढ़ तो कह फिर यहाँ क्या सूद किया गयो, कह बढ़ तो माखिया खा गई, तो कह माखिया खा गई, माखिया को इलाज और कटी को नहीं हुआ, ये माखिया धन और कटी को मिला ही टाइप की माखिया, ये माखिया सिर्फ ये पहाड़िया में ही है, वो इलाज को नहीं की डॉक्टर कने की वेद कने, तो क्या फिर के करनो पड़सी, कह तू यहाँ कर पाछो भी मंदिर में जा माफी मांगी आ, पाछो मंदिर में जा माफी मांग गया। फिर औरंगजेब वापस आए बट माफी मांगर क्या मैं थारा मंदिर की जी जोत है वह कदी कौन बुझण दू, वह कदी को नहीं बुझण दूं। उसके बाद इसकी जो ये मक्खियों द्वारा जो हालात जो बुरी हुई थी वो उसकी सही हो गई थी, इसके इलाज हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब हर साल यहाँ पे जो दीपक जलाने के लिए जो दीपक की जोत जलाने के लिए जो तेल होता है वो तेल यहाँ पे हर साल यहाँ पे चढ़ावा चला के जाता है। उसके बाद आज भी वर्तमान के अंदर जो इस मंदिर में जो जोत जलती है उसके लिए जो तेल है वो केंद्र सरकार की तरफ आता है, क्योंकि भारत में वर्तमान में शासन किसका है तो केंद्र सरकार का है। इसी प्रकार ये छोटी सी और कहानी थी जो मैंने आपको इस पहाड़ियों के बारे में बता दी। अब हम देखेंगे इसमें और क्या क्या पहाड़ियों इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे, कौन कौन सी पहाड़ियां और है वो भी हम देखेंगे, वो देखेंगे हम अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में बताना, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।